अध्याय 46 मुठभेड़। देखी जंगल में कोलाहल मचा हुआ था। आसपास के इलाकों में तरह तरह के जीवों की चीखें गूंज रही थी। मैंने झाड़ियों की सरसराहट की आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। स्वश्टिल्ड। जंगल में भागते हुए एक बड़ा काला भेड़िया बाहर कूद पड़ा। भेड़िया इतना भयभीत था कि उसे हमारी उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ। क्या कोई कारण है कि राक्षस इतने उत्तेजित हैं? मैंने पूरी तरह से भ्रमित होकर पूछा। मुझे नहीं पता, यह मेरे लिए भी पहली बार है, आलिया ने उस दिशा में देखते हुए कहा जहां भेड़िया भाग गया था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह परेशान हो। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? नहीं, वास्तव में नहीं। मैं बस यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूं कि कोई हम पर नजर रख रहा है। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने दूर तक देखते हुए कहा। मैंने अवचेतन रूप से उसकी निगाहों का पीछा किया, लेकिन मैं सिर्फ एक विशाल पर्वत देख पाया। मेरे लिए सीधे तौर पर यह देखना असंभव था कि ऊपर क्या है। हालांकि आलिया की हरी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। क्या तुमने कुछ देखा? मैंने उत्सुकता से पूछा। नहीं, दुर्भाग्यवश मैंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन शायद ये मेरी कल्पना मात्र थी। हमें जारी रखना चाहिए, आलिया ने सौम्य मुस्कान दिखाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हम दोनों कई अलग अलग खेतों और झीलों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। देखी जंगल वाकई बहुत बड़ा था। मैं ईमानदारी से इस जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए उड़ना बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह ... आह, मेरी पोशाक इन पेड़ की शाखाओं पर अटक जाती है, आलिया ने झुंझलाकर कहा। ओह, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मैंने उसकी नीली पोशाक के मुलायम कपड़े को पकड़ा और उसे धीरे से पेड़ की टहनी से नीचे खींच लिया, ताकि वह फट न जाए या क्षतिग्रस्त न हो जाए। ये बंद हो गया। धन्यवाद, आलिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसकी लंबी ड्रेस उसकी कमर से नीचे झूलने लगी। उद्धरण चिन्ह ... सुंदर, मैंने अवचेतन मन से बुदबुदाया। आह, ये तो कुछ भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। मैंने लाल चेहरे से कहा। फुफुफू, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देता हूँ, उसने शर्म से लाल होकर कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आप मेरी तारीफ करते हुए मुझे डार्लिंग कहें। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी आंखों के कोनों से मेरी ओर देखते हुए अपने हरे बालों की लटों को घुमाते हुए कहा। यह एक सुंदर इशारा था। हालांकि उसके शब्दों को सुनते ही मेरा माथा असहजता से फड़कने लगा। यदि बहुत देर हो जाए तो चलो और चलें, इससे हमारी यात्रा काफी कम हो जाएगी, मैंने विषय बदलते हुए कहा। हालांकि उसके गालों की लाली अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी, जबकि उसने अपना सिर हिलाया था। खांसी खांसी, मैं गुड़ा और वहां से जाने लगा। कुछ गड़बड़ है क्या? आलिया ने प्यार से अपना सिर झुकाते हुए पूछा। मैंने अपना सिर धीरे से हिलाया और फिर अपना सिर घुमाया। हमें जाना होगा, किसी पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा है, मैंने डेकी वन के दक्षिणी भाग में दौड़ने से पहले कहा। जब मैं दौड़ रहा था तो आलिया मेरे सिर के ऊपर से शानदार हरकतों के साथ उड़ी। इस बीच जंगल के दक्षिणी भाग में लंबे गुलाबी बालों वाली एक लड़की एक बैल जैसे दिखने वाले राक्षस से घबराकर भाग रही थी। हालांकि उसके विशाल आकार को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह कोई साधारण बैल नहीं था। गुलाबी बालों वाली लड़की जंगल में दौड़ रही थी, विभिन्न आकृतियों में घुर रही थी, घने पेड़ों का उपयोग बैल का रास्ता रोकने के लिए कर रही थी। हालांकि बैल सीधी रेखा में भागता हुआ अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को रौंदता चला गया। गुलाबी बालों वाली लड़की जितनी तेजी से भाग सकती थी भागती रही। अंततः जब उसकी सांस फूलने लगी तो वह रुकी। हाँ, उद्धरण चिन्ह। जंगल से बाहर आकर उसने आखिरकार अपनी सांसें थामने का फैसला किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, इसलिए वह एक चट्टान के किनारे पर रुक गई। गुलाबी बालों वाली लड़की नीचे देखते ही ठिठक गई और सांस फूलने लगी। उसे सिर्फ पेड़ों का समुद्र दिखाई दे रहा था जो हमेशा के लिए फैला हुआ लगता था। स्टॉम्प। उसने अपना सिर जंगल की ओर घुमाया और कौप उठी जब उसने देखा कि काला सांड अपनी पीली आंखों से उसे घूर रहा है। सांड अपनी नाक से घूस रहा था और उसकी लंबी पूंछ चाबुक की तरह आगे पीछे हिल रही थी। जब सांड आगे बढ़ा तो गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपनी नम आंखें बंद कर लीं। स्वूश। अचानक तेज हवा का झोंका बैल के पास से गुजरा, जिससे वह वहीं रुक गया क्योंकि उसे किसी की हत्या का एहसास हुआ। अरे, कितना घिनौना प्राणी है तू। फिर भी मैं तुझे तुरंत मौत दूंगा।
ये काले बैल द्वारा सुनी गई आखिरी बात थी, जब तक कि उसके विशालकाय शरीर को सभी दिशाओं से विच्छेदित नहीं कर दिया गया। पलक झपकते ही वह मांस के ढेर के अलावा और कुछ नहीं रह गया। गुलाबी बालों वाली लड़की ने पूरी तरह से असमंजस में अपनी आंखें बड़ी कर ली, हालांकि डर अभी भी उसकी कांपती पुतलियों में दिखाई दे रहा था। क्या तुम ठीक हो, पिंकी? गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपरिचित आवाज के स्रोत की तलाश में इधर उधर देखा, लेकिन जब उसने हरे बालों वाली सुंदरी को हवा में तैरते हुए नीचे की ओर देखते हुए देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब वे एक दूसरे को देख रहे थे तो उनकी आंखें मिल गईं। अरे हाँ, क्या मैं कुछ भूल गया? मैंने सांस लेते हुए पूछा, लेकिन जब मेरी नज़र काले बैल की खूनी लाश पर पड़ी तो अनायास ही मेरी सांस रुक गई। उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जिससे मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि वह किस प्रकार का प्राणी था। अरे आलिया, यहाँ क्या हुआ? मैंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन जब मेरी नज़र गुलाबी बालों वाली लड़कियों से मिली तो मैं तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अचानक आकर इस लड़की को बचा लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे हल्के से शर्माते हुए देखा और कहा। उसे अनदेखा करते हुए मैं गुलाबी बालों वाली लड़की के पास गया जो अभी भी बहुत उलझन में थी। हाय, मैं हारुतो सातो हूँ, क्या मुझे आपका नाम सुनना अच्छा लगेगा? मैंने अपनी सबसे अच्छी मुस्कान दिखाते हुए पूछा। उसके बोलने का इंतजार करते हुए मेरी नज़र उसके कपड़ों पर गई। यह एक पुराना कपड़ा लग रहा था जो कई बार फटा हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था, हालांकि यह उसके कामुक सीने के ऊपरी हिस्सों को ढकने के लिए पर्याप्त था। उसके लंबे गुलाबी रंग के बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसका शरीर बहुत आनुपातिक था और काफी प्यारा लग रहा था। हालांकि जब मैंने उसे देखा तो मैं थोड़ा सा शर्माए बिना नहीं रह सका। तुम्हारी आंखें लगातार उसकी छाती पर क्यों टिकी हुई हैं? ये सच नहीं है, मेरा मन किसी भी अभद्र विचार से भरा नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन आलिया की बर्फीली ठंडी निगाहें बर्दाश्त से बाहर थीं। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं एलिस हूँ, महिला ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि यह धीमी थी लेकिन यह एक मधुर धुन की तरह सुंदर लग रही थी। एलिस, मैं समझता हूँ, ये बहुत सुंदर नाम है, मैंने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा। आलिया आसमान से उतरी और मेरे बगल में आकर रुकी। मैं आलिया हूँ, खुश रहो मानव, तुम्हें मेरे शानदार व्यक्तित्व के सामने आने का सम्मान प्राप्त है। ... जैसे ही आलिया ने गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए अपना परिचय दिया, एलिस असमंजस में उसे देखती रही। चारों ओर भारी सन्नाटा छा गया। पफ-फुट। मैंने उस हास्यपूर्ण दृश्य को देखकर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। मुझे आश्चर्य है, इसमें इतना मजाक क्या है? ये कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा, फिर गंभीर भाव से एलिस की ओर देखा। तो फिर, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? मैं उत्सुकता से पूछता हूँ। हाँ, मुझे भी इस बारे में उत्सुकता है, आलिया ने अपनी तीखी निगाहें एलिस की ओर टिकाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... मेरा गांव खतरे में है। उद्धरण चिन्ह, उसने निराशा भरे भाव से कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अध्याय 47। हम केवल आवश्यक होने पर ही हत्या करते हैं। एलिस की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर उलझन की स्थिति पैदा हो गई। तुम्हारा गांव खतरे में है, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा खतरा? उद्धरण चिन्ह, मैं अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असमर्थ होकर पूछता हूँ। आलिया भी उत्सुक चेहरे से एलिस को देख रही थी। अलबत्ता राज्य के 3 साहसी लोग वहां ठहरे हुए हैं, उन्होंने वर्तमान में मेरे लोगों को बंदी बना रखा है। उसने कहा कि आंसू की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, ये देखकर कि मैंने अपना सिर आलिया की ओर घुमाया और उससे मदद मांगी। हालांकि उसने एलिस को अपनी बाहों में लेने से पहले अपने कंधे उचका दिए। आसपास का माहौल शांत हो गया। पेड़ों की सरसराहट के अलावा मेरे कानों को जो एकमात्र आवाज सुनाई दे रही थी, वह एलिस के रोने की सिसकियां थीं। करीब 5 मिनट तक रोने के बाद वह आखिरकार शांत हो गई। वह कितनी दुखी और हताश थी, ये देखते हुए मैं आसानी से अनुमान लगा सकता था कि उसके इतना रोने के पीछे कुछ और ही वजह रही होगी। उद्धरण चिन्ह ... एलिस, क्या उन साहसी लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैंने उत्सुकता से पूछा, गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखते हुए। अभी भी आलिया की बाहों में लेटी हुई उसने जवाब दिया, नहीं, मैं भागने में सफल रहा। हालांकि मेरे पिता... उसने कहा, लेकिन उसके वाक्य का आखिरी हिस्सा इतना धीमा था कि मैं सुन नहीं पाया। लेकिन मैं आसानी से अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली।
अलबत्ता राज्य के साहसी लोग यहाँ क्यों आए होंगे और वे इस गरीब गांव के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरा अनुमान है कि आप चाहे किसी भी दुनिया में हो, वहाँ हमेशा गंदगी रहेगी। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे पहले से ही पता नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे गंदे लोग भी हैं। आखिर मैंने भी एक बार ऐसा अनुभव किया था जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था। मैंने उस कड़वी याद को याद करके आह भरी। इस बीच आलिया एलिस से अलग हो गई और गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं कि क्या हुआ? हमें आगे बढ़ने से पहले सब कुछ समझना होगा, आलिया ने कोमल स्वर में कहा, जो कानों को अच्छा लगा। एलिस ने समझाने से पहले अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। हमारा गांव गरीब है और हमारे निकटवर्ती राज्य की सुरक्षा से बहुत दूर है, इसलिए हमें जंगल के खतरों से खुद ही निपटना पड़ा। जंगली जानवरों से लेकर जहरीले पौधों और चरम मौसम तक हमें ये सब सहना पड़ा, और राज्य जमीन से यात्रा करने के लिए बहुत दूर थे। उसने वाक्पटुता से कहा, मैं समझ गया। उसकी व्याख्या सुनकर मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गुनगुनाया, ये जानवर इतना शक्तिशाली है कि कोई भी सामान्य मनुष्य अकेले उससे निपट नहीं सकता। और जंगलों में मौसम अक्सर बदलता रहता है। पौधे और पेड़ कभी कभी शक्तिशाली जहर ले जाते हैं और किसी के लिए भी यह निर्धारित करना कठिन होता है कि कौन सा सुरक्षित है और कौन सा हानिकारक है। ये समझ में आता है कि वे अकेले बाहर जाने से बहुत डरते होंगे, भले ही किसी के पास लड़ाई का अनुभव हो और वह कुछ शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल कर सकता हो, लेकिन इंसानों के अंदर का मान पूरी यात्रा के लिए बहुत कम होता है। मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा मान भंडार बहुत बड़ा है। मैंने अपनी नज़रें आलिया की ओर घुमाई और उसकी राय जानने की कोशिश की। मेरी नज़रों को देखते हुए उसने अपना मुंह खोलने से पहले एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। हम दिलचस्प है, तो इन घटिया साहसी लोगों ने आपके गांव को विलासितापूर्ण जीवन जीने के अवसर के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। क्या मैं सही हूँ? वह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछती है। एलिस ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हमने उन्हें अपना सब कुछ दिया, आश्रय, कपड़े, भोजन। कई बच्चों ने हफ्तों तक कुछ नहीं खाया था, उसने कहा, और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वे निश्चित रूप से कुछ बुरे लोगों की तरह लगते हैं, मैंने धीमी आवाज में कहा, हालांकि उस समय आलिया की मधुर आवाज मेरे दिमाग में आई। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हारुतो? वह अपना सिर मेरी ओर घुमाते हुए पूछती है, हमें मानसिक रूप से बात करने की क्या जरूरत है? मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसका गुस्कुराता हुआ चेहरा अभी भी नहीं बदला था, जबकि वह मेरी ओर देख रही थी। मुझे आश्चर्य है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यकीन नहीं है। ये वास्तव में मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं ये जानते हुए भी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बस छोड़ने का फैसला कर लूँ, तो मैं वास्तव में बहुत कठोर दिल वाला हो जाऊंगा। मैंने उलझन भरे भाव से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि आप उनकी मदद करने जा रहे हैं? मुझे मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तभी जब आप उन्हें बचाने जा रहे हों। मैं समझ गया, धन्यवाद आलिया, लेकिन इसे स्वीकार करने का मतलब है कि आपको दूसरे इंसान से लड़ना होगा। क्या आपको वाकई लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके पास अपने जैसे किसी दूसरे इंसान को खुलेआम मारने का दृढ़ विश्वास है? आखिरकार ये जंगल में किसी राक्षस को मारने से बिल्कुल अलग है, उसने कहा। उसकी मधुर आवाज में दुख की झलक थी। उसका आखिरी सवाल सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। वास्तव में अगर मैं उनका सामना करता हूँ तो यह संभवतः मौत की लड़ाई होगी। क्या मैं वास्तव में किसी इंसान को मार सकता हूँ? मैंने सोचा, क्या मैं अपराध बोध से निपट पाऊंगा जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा? मुझे अपना बाकी जीवन ये जानते हुए बिताना होगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। ये सोचते हुए मेरे हाथ बार बार कांपने लगे। मैंने देखा कि आलिया ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। अब मैं उसके कोमल नाजुक हाथों की अनुभूति महसूस कर सकता था। अकेले संघर्ष मत करो। यदि बोझ तुम्हारे लिए बहुत भारी हो तो कृपया मुझे भी अपने साथ संघर्ष करने दो। कृपया मुझे उन लोगों को मारने का पाप अपने ऊपर लेने दो जो तुम्हारे शत्रु हैं। उसने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। मैं आलिया को देखता रहा और कहने के लिए कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकाल पाया। वह मेरी जगह मेरे दुश्मनों को मार डालेगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। साथ मिलकर लड़ेंगे, क्या इसका यही मतलब नहीं था जब हम साझेदार बने थे? हाँ, लेकिन आप, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक इंसान को मारना एक राक्षस को मारने से बहुत अलग है, लेकिन मैंने अपना फैसला किया है। मैं लड़ूंगा और अगर आवश्यक हो तो ही मारूंगा।
मुझे किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने के पाप के साथ जीना पड़ सकता है, लेकिन मैं इसके साथ जीऊंगा। इसे धोना मेरा पाप होगा। मैंने मन ही मन कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने नहीं मरने दूंगा जिसकी मुझे परवाह है। हत्या करना मेरे नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन इस दुनिया में मेरे मूल घर की तुलना में जीवन सस्ता है। पृथ्वी की सामान्य नैतिकता इस दुनिया में निरर्थक है। मैंने इस तथ्य को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है। आलिया कुछ देर तक चुपचाप मेरे चेहरे को ध्यान से देखती रही। क्या तुम दोनों ठीक हो? एलिस अपने सामने चल रहे दृश्य को देखकर पूछती है। अरे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमने आपके गांव की मदद करने का निर्णय लिया है। मैंने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए दूर देखते हुए कहा। मैं आलिया के साथ आंतरिक बातचीत करते समय उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मुझे यकीन है कि हम एक शानदार नज़ारा देख रहे होंगे। आलिया ने एलिस के चेहरे को गौर से देखा और वह बोल रही थी, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने आपकी और आपके गांव की मदद करने का निर्णय लिया है, आपकी मदद करने के बदले में हमें क्या मिलेगा? दुर्भाग्य से हमारी सेवा निःशुल्क नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। वह बोली। माहौल शांत हो गया, क्योंकि एलिस एलिया की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गई। हालांकि जवाब देते समय उसकी आंखों में संकल्प की झलक दिखी। उद्धरण चिन्ह ... अगर इसका मतलब है कि मेरे लोगों को बचाया जा सकता है, तो मैं अपने आप को तुम्हारे इनाम के रूप में पेश करूंगा। अध्याय 48। तुमने पवन आत्मा को पागल बना दिया। योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 444। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या? एलिस की बातें सुनकर मैं उसे गौर से देखने लगा। उसकी गुलाबी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। क्या वह गंभीर है? मुझे आश्चर्य हुआ। जैसे ही मैंने अवचेतन रूप से अपना सिर आलिया की ओर घुमाया, वह चुप हो गई। उसके लंबे हरे बालों की सामने की लंटें उसके चेहरे को ढक रही थी, जिससे उसके भावों को देखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि किसी कारण से उसके शरीर के चारों ओर दबाव से मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? एलिस ईमानदारी से पूछती है। उद्धरण चिन्ह ... मैं कोई उत्तर नहीं दे सका और स्तब्ध रह गया। अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा बहक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसा इनाम क्यों स्वीकार करेंगे? एलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कि असली मुस्कान नहीं थी। एलिस ने एलिया को दृढ़ निश्चयी नज़र से देखा। मुझे यकीन है कि मैं सर हारुतो को खुश कर सकता हूँ। कृपया, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी कीमती गांव वाले को चोट पहुँचे। उसने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मैंने एक चिंतनशील चेहरा बनाया, जबकि मैं आसानी से बता सकता था कि वह अपने गांव को बचाने की अपनी इच्छा के बारे में सच्ची थी। मैं ईमानदारी से यह नहीं बता सकता था कि वह खुद को इनाम के रूप में पेश करने के अपने फैसले के बारे में सच्ची थी या नहीं। सुनो छोटी मिस, उसके पास पहले से ही एक अद्भुत साथी है। हारुतो को अब और किसी की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में कहा। उन दोनों को बहस करते देख मैंने चुपचाप आह भरी और फिर उनके बीच में आ गई। ताली ... ठीक है, अब आप दोनों के लिए बहुत हो गया। हम इस बारे में बाद में और बात करेंगे। तो क्या आप हमें अपने गांव की दिशा बता सकते हैं? मैंने विषय बदलते हुए कहा। एलिस की आंखें चमक उठी जब उसने मेरे हाथ थामे। कृपया मेरा पीछा करें। उद्धरण चिन्ह। जंगल के पश्चिमी हिस्से में मुझे खींचने से पहले उसने कहा। जब वह हमारे पास आई तो मैंने नाटक किया कि मुझे आलिया की अप्रसन्नता भरे चेहरे वाली खड़तें सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जब मैंने अपने कंधे पर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह हमारे पीछे चुपचाप आ रही है। हम उस दिशा में चलने लगे जहां पेड़ों की दरारों से होकर सूरज की कई किरणें आती दिखाई दे रही थीं। करीब 20 मिनट चलने के बाद मेरी आंखों के सामने एक नज़दीकी गांव दिखाई देने लगा। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो गांव की हालत बहुत खराब लग रही थी, लेकिन अब हम गांव से 40 फीट दूर थे। गांव को जंगल की बाहरी परिधि से अलग करने वाले बहुत से पुराने और गंदे बोर्ड थे। हालांकि जब मैंने गांव के भीतर खेतों पर करीब से नजर डाली तो मैं निराशा भरे माहौल को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। बागानों के खेत सूख चुके थे और जहां भी मैं देखता हूं वहां बहुत सारे मृत पौधे पड़े थे। सभी ग्रामीण पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे भूख से तड़प रहे थे। हालात उतने ही बुरे लग रहे हैं जितना मैंने सोचा था। उद्धरण चिन्ह। मैंने जोर से बुदबुदाया। आलिया जो मेरे बाईं ओर खड़ी थी, उसने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा।
ऐसा लगता है कि वे अभी भी वही हैं। उद्धरण चिन्ह। एलिस ने दूर स्थित अपने गांव को देखते हुए कहा। तुम्हें ये कैसे पता? मैं उत्सुकता से पूछता हूँ। आप देखिए, जब भी इस समय गर्मी होती थी तो गांव वाले हमेशा बगीचे में काम करते थे, लेकिन खेत पूरी तरह से सुनसान थे, जिसका मतलब है कि वे साहसी लोग शायद अभी भी वहां मौजूद थे। उसने समझाया। अच्छा, तो वे लोग अभी भी यही हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं कम से कम उन्हें जाने के लिए राजी कर सकता हूँ। हालांकि मुझे बहुत संदेह है कि वे इतने सहयोगी होंगे, आलिया ने कहा। मैं केवल उसके साथ सहमति जताते हुए अपना सिर हिला सका। अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैंने पीछे देखा और तुरंत अपना सिर घुमा लिया। स्वश! अचानक एक चाकू तेज गति से मेरी ओर उड़ता हुआ आया। हालांकि मैंने जल्दी से चाकू को अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगली के पकड़ लिया। यदि मेरी जादुई इंद्रियां सक्रिय न होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे कोई है। मैंने सोचा कि जैसे ही मैंने उस दिशा की ओर देखा जहां से चाकू आया था, मुझे पहले से ही पता है कि तुम पेड़ के पीछे छिपे हो, तुम बाहर क्यों नहीं आते? मैंने उस पेड़ की ओर देखते हुए कहा, जहां मैंने 2 सेकंड पहले ही मन को महसूस किया था। आलिया ने भी अपने हाथों से एक छोटा सा इशारा करने से पहले सीधे सामने बड़े पेड़ की ओर देखा। उसने अपने नाजुक हाथ को धीरे से घुमाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तेज आंधी पेड़ की ओर उड़ गई। स्वश! वह विशालकाय वृक्ष जो पहाड़ जितना ऊंचा खड़ा था, तने से 2 टुकड़ों में टूट गया। धमाका! फिर पेड़ का ऊपरी हिस्सा उछलकर जंगल के अंदर उड़ गया। पेड़ का निचला हिस्सा ही बचा था जिसकी लंबाई 4 सेमी थी। जहां पेड़ कभी ऊंचा खड़ा था, वहां एक आदमी का शरीर आसानी से खड़ा देखा जा सकता था। 4... क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इस बीच एलिस के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था क्योंकि वह उस बड़े पेड़ को देख रही थी जो लगभग 50 सेमी लंबा था। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन अगर तुमने अभी मेरे साथी से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें चूर्ण चूर्ण कर दूंगा, आलिया ने कड़े स्वर में घोषणा की, क्योंकि उसकी हत्या की गंशा पूरे जंगल में फैल गई थी। 10 सेकंड की खामोशी के बाद मेरे कानों में कदमों की आवाज सुनाई दी। जल्द ही 2 आकृतियों की छाया दिखाई देने लगी। वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे बातचीत करने लायक दूरी पर नहीं पहुंच गए। उनके चेहरे की विशेषताएं अब साफ दिखाई दे रही थीं। एक दुबला पतला गंजा आदमी था जिसकी भान के बाईं ओर एक निशान था, जबकि दूसरा थोड़े लंबे भूरे बालों वाला आदमी था जिसने ऐसा सूट पहना हुआ था जो स्पष्ट रूप से रोमांच के लिए बना था। तो वे वही हैं जो एलिस से मिलने के बाद से हमारा पीछा कर रहे थे। उनका आभामंडल मजबूत है। मैं आसानी से बता सकता हूँ कि वे शौकिया नहीं हैं। मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने सोचा, माफ कीजिए श्रीमान, मैं हारुतो हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कृपया गांव को अब और परेशान नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। मैंने दोस्ताना मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूँ कि हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। मेरी बातें सुनकर दोनों आदमी चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हा 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 हा, वे दोनों जोर से हंस पड़े। एलिस, आलिया और मैंने उलझन भरा चेहरा बनाया। क्या मैंने कुछ मजाकिया बात कही? कोष्टक। मैं पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। कुछ मिनट तक हंसने के बाद आखिरकार उन्होंने एक गंभीर चेहरा दिखाया। अरे बच्चे, तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं, तुम्हारे पास वहाँ काफी सामान भी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे छोड़ दो और चले जाओ, फटी रबों वाले गंजे आदमी ने सख्त लहजे में कहा। आलिया ने उस पेड़ के साथ जो किया उसे देखने के बाद भी उनमें इतना आत्मविश्वास है। जहाँ तक उस हरे बालों वाली महिला की बात है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन यह अच्छा है कि जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो हम देखेंगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व कितना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। भूरे बालों वाला दुबला पतला आदमी अपने होंठ चाटते हुए बोला। ये देखकर आलिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं अपने शरीर को ऐसे कोण पर रखता हूँ जहाँ एलिस मेरे पीछे सुरक्षित रहे। मैं 20 किलोमीटर की दूरी से वायुमंडल में अपना मैना भी भेजता हूँ, इससे हमारे लिए पीछे से भी छिपकर हमला करना असंभव हो जाता है। तो तुम यहाँ से चुपचाप नहीं जाओगे। यह अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे सचमुच अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, मैंने निराश स्वर में कहा। मेरी बात सुनकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने अभी क्या कहा बच्चे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्वश!
भूरे बालों वाला आदमी दहाड़ने लगा जब उसकी बात को एक वस्तु ने काट दिया जो बहुत तेज गति से उसकी दिशा में उड़ रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने चाकू उसके बाएं कान की ओर फेंका जो उसे थोड़ा छू गया। उसका आधा कान बाकी से पूरी तरह अलग हो गया था। भूरे बालों वाले आदमी ने दर्द महसूस करते हुए अपना बायां कान पकड़ लिया। माफ करना, यह मेरी गलती थी कि मैं आपके सिर पर निशाना साधना चाहता था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी काफी आगे जाना है, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मेरा निशाना वाकई एकदम सही था। अगर मैं वाकई उसके सिर पर वार करना चाहता तो मुझे शक है कि मैं वाकई चूक जाता। छी कमीने, उसने चिल्लाते हुए अपनी पीठ पर बंधी तलवार पकड़ी। फिर वह तेज कदमों से मेरी ओर दौड़ा। मैंने अपनी कमर पर बंधी तलवार को तेजी से निकाला और फिर उसकी तलवार से टकराया। हमारी तलवार के टकराने से चिंगारी निकली। अच्छा मिस, लगता है आज तुम्हारा बदकिस्मत दिन है। मैं तुम्हारे साथ उस हमले के लिए व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा जो तुमने पहले किया था, और तुम्हें पता है, मैं सिर्फ इसलिए पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि तुम एक महिला हो, उसने कहा, जैसे उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। आलिया ने उसे उदासीन भाव से देखा। तुम अपने सिर के ऊपर के बालों को क्यों नहीं ढूंढते? हो सकता है कि तुम्हारे बहुत भौंकने के कारण तुम्हारे बाल तुम्हारी भौंकने से तंग आ गए हों और भाग गए हों। उद्धरण चिन्ह, आलिया ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा, जबकि वह उसके गंजे सिर की ओर देख रही थी, जिस पर स्पष्ट रूप से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। आपने अभी अभी क्या कहा? गंजे आदमी की आकृति पूरी तरह से अपनी जगह से गायब हो गई। कम से कम एलिस को तो ऐसा ही लगा, जो उलझन में आस पास के माहौल को देख रही थी। हालांकि एलिया आसानी से उसकी हरकतें देख सकती थी। उसने तुरंत अपना सिर एक तरफ घुमाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा में किसी चीज के कटने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि एक चौड़ी तलवार उसके बाल भर से चूक गई। वह गंजे आदमी से खुद को दूर करने के लिए पीछे की ओर कूद गई। आलिया ने नीचे की ओर देखा और अपने लंबे हरे बालों की लंटें जमीन पर पड़ी देखी और भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है, लेकिन अब तुमने एक पवन आत्मा को पागल कर दिया है, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अध्याय 49 में दया क्यों दिखाऊं? हाँ। आलिया की बातें सुनकर गंजे आदमी ने पहले हल्की हंसी निकाली और फिर मुस्कुरा दिया। तुम्हें पता है, मेरे बॉस को तुम्हारी जैसी उग्र महिला पसंद है। तुम उनकी औरत क्यों नहीं बन जाती? तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, उसने कहा कि आलिया के शरीर को देखते हुए उसकी आंखों में थोड़ी वासना थी जब वह उसके उभारों को देख रहा था। हालांकि आलिया के चेहरे पर जो मजाकिया मुस्कान थी, वह उस आदमी की बातें सुनते ही घृणा के भाव में बदल गई। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से एक छोटा सा इशारा किया और वातावरण में हवा बेचैन हो गई। स्वश ब्लेड के रूप में 4 घनी हवाएं सीधे उसकी दिशा में चली गईं। गंजे आदमी ने तुरंत खतरे को भांप लिया और सबसे नजदीकी हवा की ब्लेड के प्रक्षेप पथ से हट गया। यह उससे सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर रह गई। फिर उसने अपनी तलवार को अपनी ओर आ रही अगली हवा की ब्लेड की ओर घुमाया। जैसे ही उसकी तलवार हवा की ब्लेड से टकराए, वह वायुमंडल में बिखर गई। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। 2 और हवा की ब्लेडें भयावह गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी चिढ़ पैदा हो गई। धरती माता, मिट्टी की दीवार, मुझे सभी खतरों से बचाओ, वह जोर से चिल्लाया। फिर मिट्टी पर एक जादुई घेरा दिखाई दिया। जल्द ही जमीन ऊपर उठने लगी और 20 मीटर और 10 सेमी चौड़ी एक विशाल मोटी दीवार बन गई। मिट्टी की दीवार से संपर्क करते ही दोनों हवा वाले ब्लेड बिखर गए। जब गंजे आदमी को यह एहसास हुआ कि आलिया का हमला विफल हो गया है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि आ गई। तुम इंसान बहुत घमंडी हो। तभी पीछे से एक नर्म और ठंडी आवाज उसके कानों में घुसी। गंजा आदमी तुरंत अपनी नजरें पीछे की ओर घुमाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे तेज दर्द महसूस हुआ जिससे उसकी छोटी सी मुस्कुराहट एक विकृत चेहरे में बदल गई। उसका दाहिना हाथ कंधे से पूरी तरह अलग हो चुका है। अब उसका हाथ आलिया के हाथ में था जो उसके पीछे खड़ी थी। उसकी क्रूरता के बावजूद आलिया के होंठ एक खूबसूरत मुस्कान में मुड़े हुए। आह, तुम कुतिया, गंजा आदमी जोर से दहाड़ते हुए बोला। ओह, तुम्हें पता है, एक महिला को ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बायां हाथ भी काट लूं? आलिया ने हल्की मुस्कान दिखाते हुए पूछा। हालांकि उसकी मुस्कान को देखकर कोई भी कहेगा कि यह खूबसूरत है, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। गंजे आदमी ने अपने हाथ से बहते खून को रोकने की कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए।
अच्छा लड़का, बस यही रहो। ऐसा लगता है कि हारू तो आनंद ले रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तारानकन तारानकन तारानकन, क्लैंग टिल्ड, धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। भूरे बालों वाले आदमी ने अपनी लंबी तलवार मेरे पेट की ओर बढ़ाई, खतरे को भांपते हुए। मैंने अपनी तलवार से उसके वार को रोका और फिर पीछे हट गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त वहां हार गया है। हम अभी भी तुम्हारी हर हरकत को माफ कर सकते हैं, अगर तुम वादा करो कि तुम उस गांव को परेशान नहीं करोगे। तुम्हें पता है, मैंने भूरे बालों वाले आदमी को देखते हुए कहा। हाँ, अगर वह हार भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा और बाद में उस औरत के साथ मौज मस्ती करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी ओर दौड़ने से पहले उन्होंने अपना शरीर घुमाया और अपनी तलवार मेरी गर्दन की ओर घुमाई। उसकी तलवार की हरकत को देखते हुए मैंने अपनी तलवार को उस समय सीधा घुमाया जब वह मेरी गर्दन को छूने वाली थी। इस बल से मेरा चेहरा खराब हो गया। मैं 5 फीट पीछे धकेल दिया गया, जबकि वह 3 कदम पीछे हट गया। वह तलवारबाजी में बहुत अनुभवी है, मुझे अपनी रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ेगी। मैंने सोचा, अपनी हथेली आगे बढ़ाने से पहले। अग्नि की मां, मेरे लक्ष्य पर प्रहार करो। अग्नि का गोला, उद्धरण चिन्ह। तभी मेरी हथेली के सामने एक जादुई घेरा दिखाई दिया। फिर आग इकट्ठी हुई जिसने 3 व्यास की त्रिज्या वाले 3 अग्नि गोले का रूप ले लिया। आग के गोले अपनी ओर आते देख भूरे बालों वाले उस आदमी ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और फिर सीधा मेरी ओर बढ़ा। उसने अपनी ओर आ रहे सभी आग के गोले को आसानी से चकमा दिया और हमारे बीच की दूरी कम कर दी। छी, उस मामले में उसकी शारीरिक शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। ओरीलॉडिस, मैंने अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए मंत्र पढ़ा, फिर अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। जब वह 3 फीट की दूरी पर था तो मैंने अपनी तलवार घुमाई। झनकार, हमारी तलवार एक बार फिर टकराए, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग था। भूरे बालों वाला आदमी 5 फीट पीछे धकेल दिया गया, जबकि मेरा पैर स्थिर और मजबूती से वहीं पर था जहां मैं खड़ा था। ये देखकर उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। लड़ाई अब पूरी तरह से मेरे पक्ष में थी। ये देखकर कि मैंने उसे और अधिक भड़काने के लिए एक आत्मसंतुष्ट नजर दिखाई, तब उसके माथे पर एक नस उभर आई। कमीने, मुझे नीची नजर से मत देखो। उद्धरण चिन्ह। वह अपनी तलवार को बेतहाशा घुमाते हुए चिल्लाया। मैंने आसानी से उसके सारे वार को रोक दिया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। मैंने सोचा जैसे मैं भूरे बालों वाले आदमी की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी तलवार नीचे की ओर घुमाकर मेरे कंधे पर निशाना साधा। हालांकि मैंने अपने शरीर को ऐसे कोण पर घुमाया कि उसकी तलवार मेरे कंधे से छूट गई। फिर मैंने अपनी मुट्ठी उसके पेट पर मारी और फिर अपनी तलवार की मूठ से उसकी गर्दन पर वार किया। उसका शरीर उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया। इसके बाद वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। क्या तुम अब हार मानना चाहते हो? यह हमें जारी रखना चाहिए। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मैं ठंडे स्वर में घोषणा करता हूँ। मेरे शब्द सुनकर उसका शरीर थोड़ा सा कांप उठता है। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, मैंने अपनी ओर आते कदमों की आवाज़ सुनकर अपना सिर घुमाया। यह आलिया ही थी जो गंजे सिर वाले आदमी की गर्दन को घसीटते हुए उसके पास आ रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था क्योंकि उसने उसके दाहिने कंधे को पकड़ रखा था जिस पर अभी भी उसका हाथ नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया है? मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नहीं, इन लोगों में उचित शिष्टाचार का अभाव है, इसलिए मुझे उन्हें सिखाना पड़ा कि वे अपने से कहीं ऊंचे किसी व्यक्ति को नीची नज़र से न देखें। उद्धरण चिन्ह। उसने गर्व भरे चेहरे से कहा। वह अपने बारे में बहुत अधिक सोचती है। मैंने सोचा, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि आलिया मेरी ओर देख रही है तो मेरा शरीर हड़बड़ा गया। मैंने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और उसकी ओर देखने से इनकार कर दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अल्बर्टा किंगडम का एक साहसी व्यक्ति यहाँ तक क्या कर रहा है? जी भाड़ में जाओ। धप। उसकी बातें सुनकर मैंने अपनी तलवार की धार उसके सिर से कुछ इंच दूर जमीन में घुसा दी। अपने सिर के इतने करीब तलवार देखकर भूरे बालों वाला आदमी बेहोश हो गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर मैंने तलवार को मिट्टी से बाहर निकाला, जिससे जमीन में एक बड़ा छेद हो गया। अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अगली बार तुम्हारे माथे में छेद कर दूंगी, मैंने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा। हाँ हाँ, भूरे बालों वाले आदमी ने जोर से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अल्बर्टा राज्य से साहसी लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने पूछा।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम एक ऐसा काम स्वीकार करते हैं जिसके तहत हमें यहाँ रहने वाले 9 पूंछ वाले सिल्वर फॉक्स जानवर को खत्म करना था, लेकिन दिन रात खोजने के बावजूद हम उसे नहीं ढूंढ पाए। उद्धरण चिन्ह भूरे बालों वाले आदमी ने समझाया। हम 9 पूंछ वाला लोमड़ी जानवर आप कहते हैं? मैंने ऐसे किसी जानवर के बारे में कभी नहीं सुना है, मैंने सोचते हुए कहा। यह एक प्राचीन जानवर है जो बहुत पहले से मौजूद है। वास्तव में मैंने कुछ को 100 साल से भी पहले देखा है। वे काफी शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह आलिया ने अपनी तर्जनी उंगली अपने गुलाबी होठों पर रखते हुए कहा। ये वही राक्षस है जिसने मेरे गांव में रहने वाले कई ग्रामीणों को मार डाला था। ये कभी कभी भोजन की तलाश में पहाड़ से नीचे आता है, एलिस ने समझाया। यह एक खतरनाक जानवर की तरह लगता है, मैंने बुदबुदाया। मुझे लगता है कि मैं बातों का सामान्य सार समझ गया हूँ। आप जिस जानवर को खोज रहे थे उसे नहीं ढूंढ पाए और खो गए। फिर आप किसी तरह उनके गांव में पहुंच गए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं अपना सिर झुकाकर पूछता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, भूरे बालों वाले आदमी ने कमजोरी से जवाब दिया। फिर मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। ठीक है, सजा के तौर पर मैं तुम्हारा एक पैर काट दूंगा, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वाह वाह, रुको, कृपया दया करो। मैं कसम खाता हूँ कि हम उस गांव में फिर कभी पैर नहीं रखेंगे। वह चिल्लाया। दया करो? मैं तुम पर दया क्यों दिखाऊं? क्या तुम मुझे कोई अच्छा कारण बता सकते हो? अगर तुम्हारा कारण अच्छा है तो मैं इस पर विचार करूंगा, मैंने मासूमियत से कहा। देखो, अगर हम 1 हफ्ते के अंदर गिल्ड में वापस नहीं आए तो तुम बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। मैं एक प्रभावशाली परिवार से हूँ, मुझे यकीन है कि अगर मेरे पिता को पता चल गया तो उनका छोटा सा गांव जलकर राख हो जाएगा। उसने कहा। आपने सही बात कही है, मैंने गुनगुनाते हुए कहा। ये सुनकर आखिरकार उसके चेहरे पर राहत आ गई। ऐसी स्थिति में तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह मैंने ठंडे स्वर में कहा। अरे रुको, सोचो तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या गलत है? अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारे परिवार को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ, है न? मैंने अपनी तलवार हवा में उठाते हुए कहा। तुम उसे कब तक परेशान करोगे? हमें एक और साहसी व्यक्ति से निपटना है, याद रखना, आलिया ने आह भरते हुए कहा। हाँ, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका, मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा कुलीन वर्ग के साथ किसी भी तरह की परेशानी में पड़ने का कोई इरादा नहीं है, जबकि मैं उच्च वर्ग के साथ दुश्मनी करने से भी नहीं डरता। मुझे ये पूरी तरह से निरर्थक और परेशान करने वाला लगता है। फिर हमने दोनों साहसी लोगों को एक साथ बांध दिया और उन्हें गांव से पहले एक पेड़ से लटका दिया। फिर हम गांव की ओर चल पड़े। अध्याय 50 दंड। कुछ समय बाद जब अन्य साहसी लोग एलिस का पीछा करने गए, जो साहसी दस्ते के नेता से बचकर भागने में सफल रही थी, गेल अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी सी झुंझलाहट दिख रही थी। कमरे के अंदर का माहौल भारी हो गया क्योंकि हर कोई अपने भाग्य के बारे में चिंतित हो गया। वे सभी गेल से निकलते दबाव को महसूस कर सकते थे, जो ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। छी, वे बेवकूफ कहाँ हैं? एक असहाय महिला को खोजने में कितना समय लगता है? वह अचानक चिल्लाया। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, उसके चेहरे पर समय समय पर आंसू की बूंदें भी बह रही थीं। एलिस द्वारा उसके चेहरे पर फेंके गए धूल के कणों के कारण उसने अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे उसकी उंगलियां चटकने लगीं। गांव के मुखिया के चेहरे पर भय का भाव था और वह जमीन पर गिर पड़ा। गेल ने कुछ और नहीं कहा, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें मोड़कर कुर्सी पर लेट गया। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं और गांव के मुखिया की तरफ देखा, जिसका सिर अभी भी जमीन पर टिका हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर वह अपनी सीट से उठकर मुखिया के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपना दाहिना पैर मुखिया के सिर के ऊपर से उठाया और नीचे ले आया। धमाका। गुह। मुखिया ने कराहते हुए अपने सिर पर भारी वजन महसूस किया। लकड़ी की जमीन पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। लगता है समय खत्म हो गया है, बूढ़े आदमी। मैं उस बदतमीज औरत को सजा देना चाहता था, लेकिन लगता है मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। उस कुतिया की वजह से मेरा मूड खराब हो गया है और अब मैं अपनी कुंठा बाहर निकालना चाहता हूँ, गेल ने मुखिया को गर्दन से पकड़ते हुए कहा। गांव के मुखिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन गर्दन पर दबाव के कारण उसके शरीर को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी।
गेल ने मुखिया के चेहरे पर दर्द भरा भाव देखकर मुस्कुराया। फिर उसने अपना मुंह मुखिया के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, जब तक वह महिला वापस नहीं आती तब तक आपको मौत से भी ज्यादा दर्द महसूस होगा। उसने कुछ इस तरह से बुदबुदाया कि केवल गांव का मुखिया ही सुन सके। मुखिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उस आदमी को घूरता रहा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। हाँ, ऐसा क्यों है? आप मुखिया हैं, है न? क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि नेता को अपने गांव वालों के बुरे व्यवहार के लिए दंडित किया जाए? ऐसा लगता है कि आपने उनका नेतृत्व करने में गलत काम किया है और आपकी लापरवाही के लिए आपको दंडित किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा और अपनी मुट्ठी चीफ के पेट पर मार दी। गुह, खांसी, खांसी। जब गेल ने बार बार उसके पेट पर मुक्का मारा तो मुखिया की आंखें खुली की खुली रह गई। जल्द ही उसके होठों से खून बहने लगा। गेल ने अपनी मुट्ठी से मुखिया के पेट पर मुक्का मारना बंद नहीं किया। कुछ देर तक मुक्का मारने के बाद उसने अंततः गांव के मुखिया की गर्दन छोड़ दी, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि गेल के नाखून से कट गई थी तथा उसकी गर्दन से खून बहने लगा था। जब उसका शरीर लगभग जमीन पर पहुंच गया तो गेल ने अपने दाहिने घुटने का इस्तेमाल किया और गांव के मुखिया के सिर पर वार किया। उसका शरीर हवा में गुड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अन्य गांव वाले भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके मुखिया के साथ किस तरह क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। उनमें से 2 छोटे बच्चे जो भाई बहन लगते हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लड़की के चेहरे की बनावट खुरदरी थी और उसके छोटे अस्त व्यस्त नारंगी बाल थे। लड़की के लंबे नारंगी बाल थे जो एक तरफ से पोनीटेल में बंधे थे और उसके बाएं कंधे पर लटक रहे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें कोमलता का भाव था। जी दादाजी, डरी हुई लड़की अपने भाई को गले लगाते हुए बुदबुदाई। गांव का मुखिया अब जमीन पर पड़ा हुआ खांस रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव आ गया। जब गेल ने उसके दाहिने हाथ पर कदम रखा, उसने धीरे धीरे अपने पैरों का बल बढ़ाया और उसे प्रमुख के हाथ पर गहराई से दबाया। जल्द ही हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। आह! तभी कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी, क्योंकि मुखिया अपने दाहिने हाथ के दर्द को बुरी तरह सहन कर रहा था, जो अपनी जगह से मुड़ गया था। हे, जितना मुझे तुम्हारा वह बदसूरत चेहरा देखने में मजा आया, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अगली सजा दूं। तुम देख रहे हो कि तुम कितने मूर्ख हो, बूढ़े आदमी। वह महिला तुम्हारे और तुम्हारे बाकी लोगों के लिए सारा दर्द और पीड़ा छोड़कर भाग गई, उसने मजाक करते हुए कहा। गांव के मुखिया का दाहिना हाथ थामने से पहले, जो अब सुन्न होकर अपनी जगह से हट गया है। फिर उसने अपना हाथ गांव के मुखिया की गर्दन की ओर बढ़ाया। कृपया मेरे दादाजी को अब और दुख मत पहुंचाओ। कमरे में एक तेज आवाज गूंजी। सभी लोग रुक गए और पीछे मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखने लगे जिसने चिल्लाया था। यह एक छोटी सी लड़की थी जो 15 साल की लग रही थी। उसकी डरी हुई आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, उसका शरीर कांप रहा था। गेल ने लड़की को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने गांव के मुखियाओं की ओर देखा। अरे बूढ़े आदमी, क्या वो लड़की आपकी पोती है? हालांकि आपके लोगों के सामने आपको पीटना मेरे लिए मनोरंजक है, लेकिन अब मुझे यह उबाऊ लगता है। शायद आपकी प्यारी पोती को मारने से उस लड़की के लिए मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन भले ही उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सुना। उसकी बात सुनते ही लड़की का शरीर थोड़ा कांप उठा। नहीं, कृपया मेरे पोते को चोट मत पहुंचाओ, गांव के मुखिया ने नम आंखों से विनती की। उसका चेहरा सूज गया था, लेकिन उसने कम से कम अपने पोते पोतियों को नुकसान से बचाने की कोशिश की। गेल ने मुखिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने गांव के मुखिया को छोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरने दिया। मुखिया जोर से गिर पड़ा। फिर गेल उस लड़की की ओर चलने लगा जो अभी भी अपने पैरों पर खड़ी थी। गांव के मुखिया ने गेल को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने उसके घायल शरीर को घसीटा और उसकी हरकतों में बाधा डालने के लिए उसके पैर पकड़ लिए। गेल ने नाराजगी भरा चेहरा बनाते हुए अपना पैर, जो अभी भी आजाद था, सरदार के सिर पर रौंद दिया। गांव के मुखिया ने अपने सिर के दर्द को सहते हुए अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, उसका मुंह खून से लथपथ था और उसके कुछ दांत गायब थे। लेकिन फिर भी उसने गेल को अपनी पोती को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश की। छी, बेवकूफ बूढ़े आदमी, अपने गंदे हाथ मेरे जूतों से हटाओ, गेल ने चिल्लाते हुए गांव के मुखिया के चेहरे पर लात मारी। खून की बूंदें जमीन पर बिखर गईं और मुखिया बेहोश हो गया। अपने
सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गेल आखिरकार डरी हुई लड़की के सामने आ गया। उसका बड़ा मांसल शरीर उसके दुबले शरीर पर खतरनाक तरीके से खड़ा था। गेल फिर अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। वह हिली नहीं, उसके पैर कांपने लगे जब उसने देखा कि मांसल हाथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यहाँ क्या हो रहा है? अचानक कमरे में एक तेज युवा आवाज गूंजी। अवचेतन रूप से सभी की नजर उस दिशा की ओर चली गई जहां से आवाज आ रही थी। खुले दरवाजे पर रेशमी काले बाल और काली आंखों वाला एक लड़का खड़ा था। उसने घुटनों तक लंबा काला कोट पहना हुआ था। उसके कोट पर बनी लकीरें गहरे लाल रंग की चमक बिखेर रही थी। उसकी कमर पर एक सुंदर म्यान लटक रही थी तथा एक तलवार थी जिसका मूठ चमकदार सुनहरे रंग का था, जिससे मूठ पर पड़ने वाले प्रकाश की स्पष्ट झलक मिलती थी।